याद कर लेना इनको अच्छे से। और याद करने के लिए दिए थे। डीपीपी मिली क्या तुम्हें, कोई मेटलर्जी शीट वगैरह, मॉड्यूल, मेटलर्जी का पीडीएफ ना? कहाँ है वो, दिखाओ ना, किसी के पास है? कोई बात नहीं, ये तो याद कर लो। और याद किए होंगे। कहाँ था हुआ था अपना फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में बता दिया था कि दो या दो से ज्यादा मेटल सल्फाइड अगर एक साथ हों तो आप उन्हें अलग कर सकते हैं। तो अगला आएगा अब लीचिंग। देखो पहले मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट समझो, बंद कर इसको, बंद कर। ये पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि थोड़े दिन बाद पढ़ते पढ़ते आपको पता क्या लगेगा क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। हर बार आते हैं कुछ नया पढ़ा देते हैं, यही आईटी है। सिंपल है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा सब भूल गया मैं तो। नॉर्मल थिंग, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऐसी वाली परेशानी वाली बात होगी, परंतु व्यक्तिगत रूप से है आपके लिए, ऐसी जातिगत रूप से नहीं है, बहुत आसान है। तो ये आधा टॉपिक जब होगा ना, तब आपको इनकी टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। टर्मिनोलॉजी, तो ये अभी क्या चल रहा है ये समझ रहे हो आप? ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी चल रही है जिनका अप्लाई करना है आपको जब मेटल का एक्सट्रैक्शन शुरू करेंगे तो। यानी कि तो जो आपने सीखा उसको अप्लाई कैसे करना है एक्सट्रैक्शन करते समय मेटल में, वो आप सीखोगे। तो आपको तब तक पेशेंस रखना है जब तक यहां पर एक हेडिंग नहीं आ जाता प्यूरिफिकेशन। क्योंकि 5 स्टेप्स हमें पढ़ने थे। पहला स्टेप मैं बताता हूँ, कभी भी मेटलर्जी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, पहला क्रशिंग, जमीन से निकालोगे। दूसरा कंसंट्रेशन, उससे गंदगी वगैरह बाहर निकालोगे। कंसंट्रेशन दो तरह की थी, फिजिकल कंसंट्रेशन और एक केमिकल कंसंट्रेशन। केमिकल कंसंट्रेशन आएगी लीचिंग। केमिकल कंसंट्रेशन करने के बाद जो ओर होता है हमारा, उस ओर को करते हैं कन्वर्ट ऑक्साइड ओर में। किसमें करेंगे? ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो प्रोसेस बताए जाएंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद होगा उसका रिडक्शन। रिडक्शन में 5 प्रोसेस आएंगे, कार्बन रिडक्शन, एल्यूमिनियम रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिडक्शन और हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन। 5 रिडक्शन खत्म होने के बाद फिर आएगा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में आएगा पहला इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दूसरा आएगा आपका जोन रिफाइनिंग, तीसरा आएगा वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में 2 मेथड आएंगे, वैन अर्किल मेथड और मोन्स प्रोसेस। फिर उसके बाद आएगा आपका ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन में 3 आएंगे, पहला आएगा बेसेमराइजेशन, दूसरा आएगा क्यूपलेशन, तीसरा आएगा पॉलिंग। फिर उसके बाद अदर मेथड्स आएंगे जिसमें आएगा अमलगमेशन, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन। ये आपका प्यूरिफिकेशन समाप्त होगा। प्यूरिफिकेशन समाप्त होने के बाद हेडिंग आएगा अब एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेटल में पहला हेडिंग आएगा सिल्वर का एक्सट्रैक्शन। तो जितना आपने यहां पढ़ा था वो सब रिवीजन हो जाएगा अब यहां से स्टार्ट होगा क्या? रिवीजन। आप बोलोगे पहला स्टेप तो आप बोलोगे क्रशिंग, मैं कहूंगा दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें तो आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन। फिर मैं पूछूंगा कंसंट्रेशन किससे करोगे तो आप सीख चुके होंगे कि लीचिंग से। फिर मैं पूछूंगा आप क्या करूं इसका, हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन करूं या कार्बन करूं, तो आप सीखोगे अरे पागल हो गए सर क्या, हाइड्रोमेटलर्जिक करो ना। फिर मैं पूछूंगा प्यूरिफिकेशन किससे करूं, जॉन रिफाइनिंग से, बोलो पागल हो सर क्या, इसका तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होगा। तो फिर मैं कहूंगा ये तो खत्म हो गया। अच्छा ये तो पहले से ही याद था मुझे, मैंने कहा हाँ। तो फिर ये क्या करवाया आपने? रिवीजन। क्या कराया? बस सिंपल है।
3 मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे और एक एलिंगम डायग्राम अलग से आएगा बस। एलिंगम डायग्राम भी बहुत आसान है, एक की पॉइंट दूंगा, एलिंगम डायग्राम बर्बाद। क्या बोला मैंने? एक की पॉइंट बर्बाद हो गया, लेकिन 1 घंटे के बाद। पहले पूरा पढ़ेंगे अच्छे से 1 घंटा उसको। देखो की पॉइंट तभी फॉर्म करता है जब थ्योरी अच्छी आ जाए, तो फिर गलत नहीं होता ना। तो मेटलर्जी क्या है समझ में आ गई? तो अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रहा है? टर्मिनोलॉजी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, घर जाके एक बार उसको पढ़ना है, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है। तो धीरे 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 आपका बिल्डअप हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा टॉपिक। और अगर अभी से छोड़ दिया आपने तो बैकलॉग इतना भयानक होगा ना, फिर नहीं समझ सकते इसका। टर्मिनोलॉजी फिर याद थोड़ी होती है, अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है रोज के हिसाब से। साल भर का खाना एक साथ दे दो कि अब खाओ, नहीं खा सकते ना। और साल भर का अगर रेशो निकाल लो तो आप शॉक्ड हो जाओगे, इतना खा गया क्या मैं, जबकि मुझे तो लगता है मैं तो कुछ भी नहीं खाता। ये समझे मेरी बात? तो लीचिंग मतलब था केमिकल सेपरेशन था ये। इसमें कुछ नहीं करते, जैसे ये Ag2S है, अभी लिखना मत, रुक जाओ पहले समझ लो। ये ओर होता है हमारा, इस ओर को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डाल देते हैं। किसमें डाल दिया? सूटेबल सॉल्वेंट में डाल दिया, तो ये आपका बन गया एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। यहां पर सोडियम लिख दूं, हाँ या ना? ये आपका बन गया Na2S। इसमें पार करते हैं हम एयर, एयर मतलब क्या पास करते हैं? O2। ये आपका ए ने AgCN2 बन गया। अब इसमें क्या करते थे अपन बताओ? जिंक। नहीं, सबसे पहले इसमें एक काम होता था, भूल गया आप, Na2S। इसमें O2 भेजते थे, याद करो। O2 का काम क्या होता था? क्लियर? अब ध्यान से देखना, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है लीचिंग। सिर्फ इतना सा। अपन ने हाइड्रोमेटलर्जी पढ़ी थी, याद करो। सेम रिएक्शन लिखी हुई है वहां पे, लेकिन उसके आगे एक और लिखी हुई है, हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन, लिखा हुआ है। तो लीचिंग क्या होती है, सिर्फ ये समझना है। लीचिंग होती है सिर्फ कि इट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ मेटेलिक और इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। इट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ मेटेलिक और इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। इसलिए इतना से स्टेप को कहते हैं लीचिंग। उसके बाद जो उसका क्या करते थे, रिडक्शन। लीचिंग किस किस के लिए करेंगे ये भी धीरे धीरे पता लग जाएगा। जैसे पहला गोल्ड के लिए होगी, सिल्वर के लिए होगी, ठीक है, और एक बॉक्स रेड बॉक्साइड के लिए होगी। ये हम बाद में पढ़ेंगे सब, है ना? ठीक है। लो ग्रेड कॉपर के लिए होगी, ठीक है। ये 4 लिख लो मेन तो इसमें डेफिनेशन लिखो, इट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ मेटेलिक और इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। इट इन्वॉल्व dissolution of metallic ore in a suitable solvent. It involves dissolution of metallic ore in a suitable solvent. हम्म
हो गया। इसका एक देसी एग्जांपल बताना, ये बहुत आता है फेमस। चाय की पत्ती लेते हैं ना अपन, चाय की पत्ती लेके क्या चाय पी सकते हो? नहीं। चाय की पत्ती खा लो और पानी डाल लो मुंह में, ऐसे तो नहीं करते। क्या करते हैं सुनना जरा आप। चाय की पत्ती लेते हैं, पानी लेते हैं, चाय की पत्ती उसमें डाल दी जाती है, पानी गर्म होता रहता है, गर्म होने से वो उबलता है, रिएक्शन हुई, चाय की पत्ती में जो भी ओरिजिनल चाय है वो बाहर आने लगती है पानी में, सूटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व होने लग गया ना मेटेलिक। और चाय की छलनी ली, छानते हैं, ब्लैक टी, नहीं ब्लैक टी, सिंपल ब्लैक टी। सिंदूरी आ करो, ये जो चाय की पत्ती है, है कि नहीं? ठीक है, हाँ या ना? सिंपल है। सुनो 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 सुनो, दिस इज कॉल्ड लीचिंग। बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जो चाय की पत्ती थी वो चाय की पत्ती के अंदर केमिकली एसोसिएटेड थी, एक्चुअली में हमारी चाय जो रिएक्शन से बाहर निकल करके आ गई, और वो जो गंदगी थी, इम्प्योरिटी तो रह गई। यहाँ पर भी तो यही हुआ, ये जो आपका एजी था इसमें डालने के बाद इसमें से एजी निकल के इसमें आ गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में, ये इम्प्योरिटी जो थी रिएक्शन के बाद सल्फर का व्हाइट पीपीटी आ गया। बताया तो था मैंने। तुम्हें लीचिंग समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। कुछ भी नहीं है, इतना सीरियसली समझने की जो कोशिश कर रहे हो ना। किस किस के लिए होती है एग्जाम्पल याद है? सवाल सही हो जाएंगे। ये हमने क्या पढ़ा बताओ? हाँ, प्रोसेस में कंसंट्रेशन क्या पढ़ा? कंसंट्रेशन दो तरह से था मैंने, एक तो फिजिकल कंसंट्रेशन था, एक फिजिकल कंसंट्रेशन में तीन प्रोसेस थे। पहला ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, और इधर केमिकल मेथड में लीचिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? सिंपल है। अब लीच कंसंट्रेशन के बाद होता है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर मतलब कंसंट्रेशन की स्टेप के बाद आने वाला ओर। दोबारा बोलो, कंसंट्रेटेड ओर का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन स्टेप के बाद आने वाला ओर। देखो, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट ओर इनटू ऑक्साइड ओर। दो प्रोसेस होते हैं इसमें, नाम सुने होता है आपने। पहला लिखो कैल्सिनेशन और दूसरा लिखो रोस्टिंग। कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है, लिख लिया? कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। दो मेथड है कैल्सिनेशन और एक, पहले ये समझते हैं कि दो मेथड ही क्यों, तीन क्यों नहीं? यही था कुछ कुछ। क्या इसमें आप ये बताओ मुझे, याद आया कुछ? ये सब हेलाइड और थे अगर याद हो तो, याद है? और इनका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, इलेक्ट्रो ऐसे करें। इनका क्या था? इलेक्ट्रो। यहां से यहां तक जब गए थे अपन तो क्या था? पायरो। इनका क्या था? हाइड्रो। यहां तक कोई डाउट? एक मिनट रुक जरूर। कुछ कुछ याद है? इनका हेलाइड और बोला था अपन ने, फिर इनका जो आया था वो ऑक्सीडाइज्ड और या सल्फ्यूराइज्ड और था, यानी ये ऑक्सीजन से और सल्फर से जुड़ी हुई थी। याद है? और नीचे आते आते नेटिव और हो रहे थे।
फील आ रही है कुछ जो बोल रहा हूँ? ये जो है वो ध्यान सुनना, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं? पायरो, पायरो में हीटिंग इफेक्ट होता था, हीट दी जाती थी। नींद में हो क्या? यस सर। इनके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिया जाता था इनको? हीट। और ये, अरे सुनो, कनेक्ट करेंगे भाई, ध्यान सुनो भाई। हीट दी जाती थी और हीट देने पर ये आपके क्या होते थे? पायरो मेटलर्जी करते थे। तो ये पाए कैसे जाते हैं, पहले ये देखो सिंदूरी लाल, कैसे पाए जाते हैं? दो तरह से, ऑक्सीडाइज और सल्फ्यूराइज और। स्टेप का मतलब क्या है, आपको किस में कन्वर्ट करना है उसे? ऑक्साइड में। ऑक्सीडाइज और को ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। सल्फ्यूराइज्ड को, इसका मतलब एक प्रोसेस ऐसा होगा जो ऑक्सीजन चाहिए, एक प्रोसेस ऐसा होगा जो ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फील ही नहीं आ रही है। रोस्टिंग वो होता है इसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, कैल्सिनेशन इसमें नहीं चाहिए होती है। डेफिनेशन तैयार हो गई। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्या होगा? और प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग किसके लिए होगा, ऑक्साइड के लिए या सल्फाइड के लिए? क्यों? सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए सिंदूरी लाल। हेमोटिक का पढ़ाएंगे, पता है ना? वहां पे जब चलेगा कॉर्पोरेट में, नहीं बताया? शाम को क्लास में उनकी टॉपिक आएगा ना, तो उसमें बिठा दूंगा ना, अगर जगह होगी तो आज जाऊंगा, देखूंगा। कह रहा है तुझे माहौल चाहिए कि एमओटी चाहिए? 7:20 से 9:50 होती है। 8:50, हाँ। यहाँ सुबह होती है, वहां आगे बढ़ लेना, खत्म। यहाँ डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ये अरे यार अभी थोड़ी ना आना, तो उसकी तरह मत बात कर, अभी चुप रहे, जब होगा तब। मैं उसको उस डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, तो नए डाउट पे आ गया। जब होगा सूचना प्रदान कर देंगे। क्लियर है? अभी कुछ नहीं बताया मैंने, भूल जाओ सब, कुछ नहीं बोला मैंने। थैंक गॉड। हाँ, रोस्टिंग करनी है कि बतानी है? कैल्सिनेशन, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर, process of heating of ore at high temperature, process of heating of ore at high temperature but below its melting point, but below its melting point in absence of air. इसमें ना एब्सेंस ऑफ एयर को ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर के ब्रैकेट में लिख लेना लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब आपको बाहर से ऑक्सीजन नहीं देनी है, आउटसाइड सोर्स से यूज नहीं करनी है, कम से कम वो जो है वो तो होगी ना, नहीं तो। एग्जाम्पल लिखो, कार्बोनेट और एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड और, कार्बोनेट और कार्बोनेट और एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड और, जैसे इनके लिए कैल्सिनेशन होगा, लाइक FeCO3 को हीट कर दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो? बन गया ना ऑक्साइड।
बन गए ना ऑक्साइड्स। लिख लिया। सिंदूरी मोटू लिखा। नया नाम बनाने का प्रयास कर रहा था। सिंदूरी मोटी। हो, अब सही बना। सिंदूरी मोटी लिखा। या हाँ, ये भी हो सकता, मोटी सिंदूरी लिखा। कौन सा सही है तू बता। सिंदूरी मोटी। हाँ, तेरा असली नाम तो बता दे। शशिकला। क्या? चुप। अंशिका। क्या? एक मिनट, क्या? अंशु। ओके, आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप हीट कर रहे हो और कोई वोलेटाइल चीज भी है तो वो उड़ेगी या वहीं रहेगी? अगर कैल्सिनेशन करोगे और ओर में अगर कोई वोलेटाइल कंपाउंड है, वोलेटाइल इंप्योरिटी है, कोई भी वोलेटाइल चीज है, उड़ जाएगी वो तो। हाइड्रेटेड ओर जो होगा बिकम्स एनहाइड्रस हो जाएगा। पानी निकलने को कहते हैं एनहाइड्रस होना। तो क्या हुआ बताओ, हाइड्रेटेड और, हाइड्रेटेड और क्या हो जाएगा? हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस हो जाएगा। हिल नहीं आ रही कुछ भी। क्या? सिंपल है। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना वो भी वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो वोलेटाइल होते हैं, तो वो भी उड़ने लग जाएंगे उसमें से। तो अगर किसी और के अंदर में से कोई भी चीज यहाँ पर है और वो हीट कर रहे हो आप, और यहाँ से निकल जाए ऐसे, तो छेद हो जाएंगे छोटे छोटे। छेद होने को कहते हैं रफ सरफेस। आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि रफ सरफेस का एरिया ज्यादा होता है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और सरफेस एरिया बढ़ने से फायदा क्या होगा कि अगला स्टेप जो होगा वो आएगा रिडक्शन। अपन जो इसके बाद अगला स्टेप पढ़ने वाले हैं वो कौन सा वाला है ना? तो रिडक्शन बिकम्स इजियर, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होने से जो रिडक्शन है वो आसान हो जाते हैं। दोबारा बोलो। सरफेस एरिया बढ़ने से, हाँ, रिडक्शन आसान हो जाते हैं। कुछ नहीं आ रहा समझ में? नोट करके लिखो। इन दिस प्रोसेस क्या होगी? volatile impurities removed, hydrated or becomes anhydrous. Volatile impurities removed, hydrated or becomes anhydrous. Organic matter also removed. Organic matter also removed. Organic matter also removed. So surface area increases. So surface area increases. Surface area increases and reduction becomes easier. अगला आएगा रोस्टिंग। क्या करना है रोस्टिंग बताओ?
एक मिनट को, कैल्सिनेशन में कोई डाउट किसी को? रोस्टिंग, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर, process of heating of ore, process of heating of ore at high temperature, process of heating of ore at high temperature but below its melting point, but below its melting point, but below its melting point in presence of air, in presence of air. क्लियर? अब देखो, जैसे मान लो ये पीवीएस है, आप इसको ऑक्सीजन दोगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो गया देखो ऑक्साइड में, बट इसमें साइमल्टेनियसली एक स्मॉल प्रोडक्ट और बनता है, ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये हमेशा माइनर। ठीक है, क्या बोला मैंने बताओ? कि जब हम रोस्टिंग करते हैं तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, बट कुछ अमाउंट में क्या बनते हैं साथ में, सल्फेट भी बन जाते हैं। दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने? जब हम रोस्टिंग करते हैं तो रोस्टिंग में सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में। यही कंसेप्ट है, बस रिएक्शन लिखते समय मैं लिख रहा हूँ ये बस, क्योंकि कुछ अमाउंट में ये भी बनेगा, लेकिन आपको इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, आपको सिंपल लॉजिक है। क्या रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। दोबारा बोलो। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पता है क्या? जब आप रोस्टिंग करते हो तो सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये साथ में गैस निकलती है SO2। ये जो SO2 गैस होती है ना, ये SO2 गैस ऊपर उड़ती है और एक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऑक्सीडाइज होकर के जो पानी है हमारा, उस पानी में डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होकर के क्या बना देती है, डिजोल्व होकर क्या बना देती है, डिजोल्व होकर के क्या बनाती है, कुछ नहीं आ रहा समझ में। ये एसिड रेन खतरनाक है, ये जो ऊपर से गिरती है तो ये ताजमहल हमारा पीला हो गया, जितने भी हमारे मोनूमेंट्स होते हैं उनको खराब कर सकती है, स्किन जल सकती है अगर आप जा रहे हो और बारिश हो जाए, एसिड रेन आ जाए, सिंदूरी की त्वचा खराब हो जाए। तो इसलिए सल्फाइड, अरे रुको तो सही, कॉन्सेप्ट क्या ही तो सुन लो। अगर कभी किसी का सल्फाइड और किसी का ऑक्साइड दोनों से मेटल बराबर मात्रा में निकल सकती हो, तो किसे प्रेफर करेंगे? अब ये वाला मत लॉजिक लगाना कि कहीं पर ऑक्साइड हो रहे, कहीं पर सल्फाइड हो रहे, पर मेटल सिर्फ ज्यादा मात्रा में सल्फाइड और से निकाल सकते हो, तो फिर कौन सा यूज करेंगे? तो सल्फाइड ही यूज करेंगे ना। फायदा क्या होगा फिर प्लांट लगाने का? वो तो कंडीशन कब बताई है, प्रेफरेंस देने वाली बात है। नहीं आया ना समझ? क्लियर? आया ना? इसीलिए हम क्या करते हैं, FeS2 को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इससे लार्ज अमाउंट में, जैसे आयरन जो होता है ना, आयरन का एक्सट्रैक्शन इससे नहीं करते, किससे करते हैं, Fe2O3 से। किससे करते हैं? इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ SO2 बाहर निकलेगी इसमें। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ SO2 बाहर निकलने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं करते, प्लस जब इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें सल्फर का कुछ अमाउंट भी रह जाता है, तो सल्फर का कुछ अमाउंट रहने की वजह से ये आयरन हमारा ब्रिटल होता है। ब्रिटल आयरन समझते हो, जो आसानी से टूट जाए, ब्रिटल आयरन किसे कहते हैं? हाँ, कांच होता है ना, जैसे कांच के घुसा मारो टूट जाए, राधे भैया की एंट्री हो और आयरन टूट रहा है। लेकिन अभी आयरन हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा, चिपक जाएंगे राधे भैया। नहीं आई समझ बात? फील ही नहीं आई।
हो गया। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस ये बता दो। भाई हीट तो हो गया ना, तो क्या हीटिंग पे वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं निकलेगा? अगर इस सल्फाइड ओर में भी कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट हो तो क्या हीट करने पर वो वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं उड़ेगा क्या? हाँ, अगर हाइड्रेटेड ओर हो सल्फाइड तो पानी भी बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? अगर वोलेटाइल इम्प्योरिटी हो तो वो उड़ेगी, और ऑर्गेनिक मैटर भी वोलेटाइल होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर भी अगर होगा तो वो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो सरफेस एरिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अच्छा इसमें एक और बात बोलते हैं इसको, लैंग्वेज, कि अगर इस तरह से कभी सरफेस मतलब निकलता है ना कोई अमाउंट तो छेद हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं मेटेलिक और बिकम पोरस। क्या बोला जाता है? तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं मेटेलिक और बिकम पोरस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सो रिडक्शन बिकम्स इजियर। तो जो आपने कैल्सिनेशन में लाइनें लिखी ना सारी, वो सब वापस लिखो यहाँ पे नोट करके। इन दिस प्रोसेस हो गया पूरा। अच्छा एक बात बताओ, रोस्टिंग कैल्सिनेशन ये सब कर रहे हैं, पता है क्यों करते हैं? वो मैं बताता हूँ, फील लेना आप। हुआ क्या, ये कहानी भी आगे आएगी, अभी अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि और अच्छा समझ में आए। सिंदूरी लाल ने अपनी कंपनी खोल ली, अब सिंदूरी के दिमाग जितना उतना ही काम करेगा। कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है मात्र 100 रुपए, और रेवेन्यू जो निकालो तो आप आ रहा है 5,000 करोड़, तो खर्चा हो रहा है। समझ रहे बात को आप? खर्चा अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। इंडस्ट्री प्रॉफिट से चलती है, वरना कंपनी बंद हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अब बात कर रहे हैं सिंदूरी की, तो प्रॉफिट कम आ रहा है। सिंदूरी बैठा, अब सर के बाल नोच रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया, टेंशन में बहुत ज्यादा, 5 करोड़ भी डूब गए। तो एक आदमी आता है इसके पास, उसका नाम था एलिंगम। क्या नाम था? एलिंगम। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एलिंगम भैया आते हैं, गुजरते देखते हैं कि क्या हुआ, का है परेशान हो सिंदूरी, बगल में ही रहते थे। सिंदूरी भैया बोले आओ भैया बैठो थोड़ा। एलिंगम बोले चाय वगैरह कुछ लोगे? भैया बहुत गरीबी का हालत है, पानी खुद का बोतल से पी सकते हो तो पी लो, नहीं तो वो भी नहीं है। लिंगम परेशान, कहा हो गया भाई ऐसा? सिंदूरी हमरे बताओ जरा। बोला भैया प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। लिंगम भैया गए, प्लांट प्लांट देखे पूरा, प्लांट प्लांट देख के सोचे सिंदूरी तुम सिंदूरी के सिंदूरी रहोगे साले, इंडस्ट्री का खोले सिंदूर बेचते बे, बसता तो खुद लगा लेते भाई, प्रॉफिट होता। सिंदूरी टेंशन में, भैया ऐसे मत बोलो, कुछ प्रॉफिट हो तो बताओ। बोले प्रॉफिट काहे नहीं होगा, देखो सबसे पहले तो तुम क्या गलती कर रहे हो, सुनिएगा जरा। मतलब पहले के जमाने में जो करते थे, सल्फाइड का डायरेक्ट रिडक्शन करवा लेते थे, यानी कि कंसंट्रेट किया अपने ओर को, और वो क्या करते थे, तुरंत उसका रिडक्शन करवा लेते थे। तो सल्फाइड का जब रिडक्शन होता है तो उसका रिएक्शन का डेल्टा जी था पॉजिटिव,
अब आप डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है सोचो, तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? नहीं। तो रिडक्शन नहीं हो रहा था, रिडक्शन करना था, मजबूरी थी। तो आपको पता है डेल्टा जी पॉजिटिव और नेगेटिव से एक चीज बनाती है, उसका नाम है टेम्परेचर। और इंडस्ट्री में जब टेम्परेचर की बात आती है, तो टेम्परेचर दिए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका चार्ज लगता है कमर्शियल। कमर्शियल चार्ज लगने का मतलब बिल बहुत आता है, तो वो तो उसमें काउंट होगा ना, किसमें? एक्सपेंसेस में आएगा। जैसे एक्सपेंसेस में प्रॉफिट घट गया। आपको पता है एक फिल्म भी आई थी, मीटर बत्ती चालू, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या नाम था? मीटर चालू बत्ती गुल, ऐसे ही था ना कुछ। जो भी था, बत्ती गुल मीटर चालू, उसमें उसको बेचारे को परेशान करते थे 55 लाख का बिल। 55 लाख का बिल अगर आप देते हो तो कंपनी तो यूं ही डूबगी। पॉइंट को नहीं समझे? तो इसके साथ भी यही दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा सिंदूरी परेशान है। तब उसने समझाया कि तुम सल्फाइड का रिडक्शन मत करो। सिंदूरी अपने जितना दिमाग लगाते हो, भैया तो क्या खाएंगे, 10 रुपए छीन लो हमसे। सिंदूरी बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो। पहले भी तुम्हारा इसी बात पे डांट पड़ गया एक दिन क्लास में, और अब तुम फिर हमसे भी सुनोगे, बुलाएंगे किसी को? सिंदूर के नहीं नहीं, तो चुपचाप सुनो बे। तुम्हें सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। सिंदूरी बोलो भैया फिर पैसा तो पहले नहीं, तुम फिर से खर्चे का बात कर रहे हो। सल्फाइड को ऑक्साइड में खर्च करने का पैसा नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा। हाँ एक मिनट, आप सोच रहे होंगे फ्री में हो जाएगा, ऑक्सीजन ही तो है। सिंदूरी ऐसे नहीं करेगा सिंदूरी, ऐसे नहीं आती ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं, पैसे लगते हैं इनके। और नहीं पता तो बता दूं, हॉस्पिटल में जाते हैं ना जब, नहीं वो नहीं कह रहा हूं मैं, पैसे के बिल में जुड़ा आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। पॉइंट समझ गए? और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, कमी आई थी, मर गए थे लोग, चाहे कुछ भी हो जाए भले से, कुछ नहीं हो सकता था, ऐसे नहीं थे कि उनके रिलेटिव ने ऑक्सीजन दे दी हो ऐसे। पॉइंट समझ रहे हो? फील ही नहीं समझा। तो पैसा तो लगेगा ना, कॉस्ट बढ़ रही है, तो टेंशन जायज है इसकी, सिंदूरी की। और टेंशन जायज है, जो 10 रुपया तुम इसमें खर्च करा तो बच्चे का काम रहे, सिंदूर भी कैसे खरीदेंगे? लिंगम ने कहा बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, पहले भी एक बार डांट पड़ चुका तुम्हारा इसी बात पे, तो हमसे भी डांट खाओगे? बोला बताओ भैया, बैठ गए चुपचाप। बोला इसको ऑक्सीजन दो, ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसको लात मारो, कार्बन को लेकर आओ। किसको लेकर आओ? कार्बन। यानी उसने कहा रिड्यूसिंग एजेंट बदल दो। कौन ले लो? कार्बन। कौन ले लो? कार्बन की एक खास बात होती है, कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे अच्छी बात इसकी ये नहीं कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट, बस। सस्ता भी है और अच्छा भी है। समझिए बात को। तो उसने कहा कि तुम जो 2,000 रुपया खर्च कर रहे हो ना इसका रिड्यूसिंग एजेंट में, वो सिर्फ 2 रुपये का आया है। ठीक है। और ये जो तुम जो ऑक्सीजन का कहे ना पैसा लग रहा है, वो 0.25 पैसा खर्च हो रहा है। टोटल 2 रुपया 25 पैसा खर्च हो रहा है तुम्हारा। ठीक है। तो 2,000 माइनस 2, 25 करो, कितना बचा? ज्यादा तो नहीं समझ में आया, बट इतना तो समझ में आया कि 1998 बच गया कुछ कुछ। और कितना प्रोडक्शन डेली का कर रहे हो? बोले इतना। और कितना महीने का करते हो? बोले इतना। बोला मल्टीप्लाई करो इससे। 2 मिनट में पेपर पे कंपनी जो है वो 5,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ की बन गई। 2,000 करोड़ का प्रॉफिट। कुछ नहीं करना, क्योंकि डेली का प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई हुआ ना वो सारा तो कॉस्ट। तुम तो सिर्फ 2,000 देख रहे हो। 2,000 से मतलब नहीं, 2,000 टन मल्टीप्लाई होंगे ना, टन। डेली के प्रोडक्शन होते हैं टनों में। इसलिए ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हो रहे हैं। अभी फील आई कुछ कि क्यों कर रहे हैं ये स्टेप? ताकि रिडक्शन आसान हो। फील लोगे तो अभी देखना सब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। क्लियर? तो कुल मिला के अगर देसी की बात करूं तो सच्चाई समझ में आ गई मुझे। रोस्टिंग कैल्सिनेशन पैसे की वजह से कर रहे हैं, प्रॉफिट हो तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करेंगे।
कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे। ये ध्यान रखना, सिर्फ क्या है, प्रॉफिट है इंडस्ट्री में तभी कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। सिंपल लॉजिक। अब मेरा लॉजिक आपको ये क्वेश्चन है कि अगर कभी पैसा बच रहा हो, हम तो कह रहे हैं ऑक्सीजन भेज दो साला, 2 रुपया लगेगा ना, लगा दो, तो भी ऑक्साइड के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दोबारा से सुनना, हमने कहा ऑक्साइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो उसका रीजन पता है क्यों नहीं है? क्योंकि काहे पैसे लगा रहे हो? क्योंकि वो 0.25 भी टनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यही कहेगा ना सिंदूरी क्यों पैसा लगाएं, तो जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं लगा रहे। तो मेरा सवाल है कि अगर किसी ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन भेजने की जरूरत पड़ जाए, यानी रोस्टिंग करने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर पैसे बच रहे हो तो, पैसे बच रहे तो करनी चाहिए ना। अभी भी नहीं समझ में आया आपको? नहीं आया? क्या समझ में आया? अरे पैसा बच रहा हो तो काहे नहीं करेंगे भाई, समझ गए? अब सुनो ध्यान से, अभी देखते हैं कितना को समझ में आया। हमारा जब टिन होता है ना, टिन स्टोन, कैसिटेराइट, इस कैसिटेराइट में सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी की इंप्योरिटियां पाई जाती है। ये खुद वोलेटाइल नहीं है, मतलब आप इन्हें हीट करोगे तो ये नहीं उड़ेंगी, लेकिन अगर इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें तो इनके जो ऑक्साइड हैं वो वोलेटाइल होते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या है? अब मुझे बताओ, ये इंप्योरिटियां यहाँ पाई जा रही हैं इसमें, थोड़ा बोलो। ये इंप्योरिटियां जो है वो इसमें पाई जा रही हैं, फील ही नहीं आ रही? क्या फील आ रही है, दोबारा बताओ। तो इनको हटाना तो पड़ेगा ना आपको, कहीं ना कहीं तो हटाओगे, क्यों ना यहीं हटा लें? क्योंकि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का एक कंसेप्ट और होता है कि दोनों ही रिवर्बरेटरी फर्नेस में किए जाते हैं। अभी कुछ नहीं पता क्या होता है, देसी में समझ लो, ऐसे एक लंबा सा पाइप है मान लो, उसमें यहाँ पर छोटे छोटे ढक्कन लगे हुए हैं, ऊपर से और डाल दिया, ऑक्सीजन डालनी हो तो ढक्कन खोल के ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते हैं, ऑक्सीजन नहीं भेजनी हो तो ढक्कन को बंद रख देते हैं। कुछ नहीं आया ना समझो जो बोला मैं? क्या? अगर आप चाहे ऑक्साइड और डालोगे तब भी रिवर्बरेटरी फर्नेस में, सल्फाइड और डालोगे तब भी रिवर्बरेटरी फर्नेस में। ऑक्साइड और होगा तो ढक्कन बंद रहेगा, सल्फाइड और होगा तो ढक्कन खोल के ऑक्सीजन भेज देंगे। अब हमें पता था कि ऑक्साइड हो रहे, हमें लॉजिकली तो पता ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, पर इसकी स्टडी की गई तो पता चल रहा है ना ये इंप्योरिटियां हैं इसमें, तो ये यही निकल सकती है ना ऑक्सीजन, तो इसका रोस्टिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो SnO2 का ऑक्साइड और होते हुए भी रोस्टिंग करते हैं, नहीं आया? फील अंदर से आनी चाहिए। क्यों करते हैं कोई पूछ ले तो? ऐसा तो है, लेकिन ये भी बोलना है कि सल्फर आर्सेनिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, किस लिए जल्दी बताओ? किसके लिए? किसके लिए? अगर मैं एक सवाल ऐसे पूछ लूं कि अगर इफ इम्प्योरिटी इज नॉन वोलेटाइल, आने पहले, इफ इम्प्योरिटी इज बट देयर ऑक्साइड्स आर वोलेटाइल, क्या इस केस में आप कर सकते हो रोस्टिंग? इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, ऑक्सीडाइजेबल वोलेटाइल इंप्योरिटी, वर्ड क्या बोला? ऑक्सीडाइजेबल वोलेटाइल इंप्योरिटी के लिए करोगे क्या? ऑक्सीडाइजेबल वोलेटाइल का मतलब ऑक्सीडाइज होने वाली, ऑक्सीडाइज होकर के वोलेटाइल होने वाली, दोबारा बोलो, ऑक्सीडाइज होकर के वोलेटाइल होने वाली, दोबारा बोलो। सिंपल है, पक्का? उसके लिए भी रोस्टिंग कर सकते हैं। फील आई कि नहीं है? अब नोट करके लिखो, इफ impurity is non-volatile, if impurity is non-volatile but their oxides are volatile,
ठीक है, देन रोस्टिंग इज रिक्वायर्ड. रोस्टिंग इज रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल लिखो ये. हो गया. एग्जाम्पल लिख लिया. SnO2. अच्छा एक बात बताओ, बात समझ में मेरे हिसाब से तो आ गई. की बात तो पैसे की चल रही कुल मिला के. तो यहाँ पर भी देखें, अपना लॉजिक लगाना कि सही है कि गलत है. जब हम आयरन पढ़ेंगे ना आगे, क्या पढ़ेंगे? जी आयरन. तो आयरन Fe2O3 होगा. उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं ये सारी की सारी. ये सारी इम्प्योरिटीज हैं. आयरन का मेन ओर जो होता है, अगर आपसे बोले चीफ ओर, तो चीफ ओर आपका होगा Fe2O3. Fe2O3 का नाम है हेमाटाइट. Fe2O3 क्या है? और इसमें ये सारी की सारी क्या है? इम्प्योरिटीज. अब आप कैल्सिनेशन करो या कुछ भी करो, हीट तो दोगे ना. ये जब हीट आप दोगे तो हीट देने पर क्या हो रहा है यहाँ पता है? FeO और Fe2O3. ये आपका FeO प्लस CO2 में टूट रहा है. और ये आपका Fe2O3 में टूट रहा है. आया ना? अब प्रॉब्लम बताया क्या है? हीटिंग करते ही टूटेंगे, और टूटने के बाद ये FeO जो होगा, ये FeO हमारा क्या करेगा? इस SiO2 से रिएक्ट कर लेगा. ये FeO किससे रिएक्ट कर जाएगा? हाँ, तो क्या बन जाएगा ये? क्या बन गया? तो ये आपका FeO इस SiO2 से रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके क्या बना देगा? स्लैग. अब सोचो अगर ये स्लैग बन गया तो हमारे आयरन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? सोचो अगर ये, तो आयरन का लॉस हो गया. फिर हमने स्टडी करी क्या कि Fe2O3 रिएक्ट नहीं करता इससे SiO2 से. आपका लॉस बचने का एक रूल आपको समझ में आया नहीं आया? कि अगर यहीं पर हम ऑक्सीजन भेज दें, तो ऑक्सीजन भेजने पर फायदा ये होगा कि जो FeO होगा हमारा, वो उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा. क्या बोला? दोबारा बताओ मैंने. FeO जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा. फील ही नहीं आ रही? पक्का? क्या? तो यहाँ पर आप ये बताओ मुझे, क्या रोस्टिंग करनी चाहिए क्या? यस, क्योंकि ऑक्सीजन का भेजना ही तो रोस्टिंग है. ऑक्सीजन को भेजना ही तो रोस्टिंग है. जबकि लॉजिकली आप देखो, ये कौन सा और है? ऑक्साइड और. तो क्या ऑक्साइड और आयरन को जब मैं हीट करूंगा, तो हीट करने पर ऑक्सीजन दूंगा, तो वो रोस्टिंग बन जाएगा नहीं बन जाएगा प्रोसेस? और वो रोस्टिंग करने का रीजन आपसे पूछेगा तो आप बताओगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं. किस लिए करते हैं बताओ? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड को, जल्दी बोलो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को. नोट करो. दूसरा एग्जांपल.
स्लैग एक तरह की इम्प्योरिटी होती है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में। हो गया। अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे चला जाए सवाल, और बोले कि इफ Fe2O3 में ये इम्प्योरिटी एब्सेंट हो, तो क्या करोगे? कैंसिलेशन हो जाएगा, कैल्सिनेशन। तुम लोग कैंसिलेशन क्यों बोल रहे हो बे? मैं तो बोला इसलिए कि तुमने बोला। क्लियर हो गया? एक सवाल और जो अभी पूछा था, लिखो वाई रोस्टिंग रिक्वायर्ड। आई थिंक मैंने बताया था अभी भी है। नीचे वालों की नेगेटिव है ना, ऊपर वालों की पॉजिटिव थी, तो इसलिए अपन ने रोस्टिंग की। क्यों रोस्टिंग की बताओ? इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ताकि डेल्टा जी क्या हो जाए। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन पूछेगा वाई रोस्टिंग रिक्वायर्ड, तो बता दोगे? क्यों बताओ वाई? क्योंकि इसका पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, तो कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी ना। तो अपन ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑक्साइड में। फील नहीं आ रही यार। ऑक्साइड में कन्वर्ट करते डेल्टा जी क्या बन गई? नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। नोट करो।
हो गया? आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, क्या रोस्टिंग कंबशन का प्रोसेस होता है क्या? हाँ, ये देखो कंबशन ही तो हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जला रहे हैं इसको। तो अगर ऐसा सवाल है कि रोस्टिंग कंबशन है क्या, हाँ। क्या ये एक्सोथर्मिक है क्या, हाँ। देखो, रोस्टिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड कंबशन प्रोसेस। कोई डाउट? सब मुझे तो लग रहा है नींद में पढ़ रहे हैं। बोला सर आप पढ़ा दो, आपको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे कसम से, और आप हमें मत करना बस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है सर, बाकी सब ठीक है। क्योंकि सर्दियों में तो मतलब बोलने की भी इच्छा क्यों करें। कईयों को नींद आ रही है, मैं बोल नहीं रहा हूँ ऐसे। इसको आ रही है, एक झपकी ले रहा है, ये झपकी ले रहा है, वो भैया कहाँ गया, वो चश्मे वाले चश्मे के अंदर से ले रहा है। ठीक है, और कौन था इधर, मुझे पता, मैंने कहा नहीं है ऐसे। अच्छा, अरे मालूम है मुझे, इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि नींद में ही पढ़ रहे हो तुम एक दो। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि यार अच्छा पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको। और बाकी तुमने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग कर रखी कि आप डिस्टर्ब मत करो, हम आपको नहीं करेंगे, बाकी सब ठीक है। पीछे वाले तो जिंदा तो है ना। उन्होंने सोच रखा हो लुढ़क ही जाते, क्या फर्क पड़ रहा है, पीछे की बेंचों पे तीन तो लुढ़के पड़े हो। ऐसा तो, ऐसे मत लेटना बेटा, ठंडी लग जाएगी। बहुत चिल्ड हो रहा है ये भी। कंबल लेके आया था। देखो भाई, नींद आ रही हो तो फिर तो कहीं भी लुढ़क जाओ। वो सुख सुविधाएं तो तब देखते हैं जब नींद ना आ रही हो, ताकि नींद आ सके। चले आगे बढ़े। मत पढ़ मत पढ़। तो रोस्टिंग की बात करेगा तो आई होप आप कर लेंगे ना। सवाल सिंपल सिंपल है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें निकलने वाली गैस सीरियस पॉल्यूशन का कारण होती है? रोस्टिंग, अभी तो बताया। कौन सी गैस है सबसे ज्यादा सीरियस? SO2। अच्छा एक और लाइन लिखो, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बोथ कैरिड आउट इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। लिख दिया, रिवर्बरेटरी फर्नेस। Calcination and roasting both carried out in reverberatory furnace. हो गया? ये आपका खत्म हो गया रोस्टिंग भी। अगला लिखो, रिडक्शन। देखो इधर रिडक्शन, पहले इसको समझते हैं। मुझे बताओ कि ये वाले जो थे, ये बेचारे किससे होते थे? इनकी इलेक्ट्रो कौन सी थी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अरे इनकी तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ाई थी ना। अगर इनकी इलेक्ट्रोमेटलर्जी है तो इनके लिए तो रिडक्शन गरीबों वाला ही होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नीचे ये गरीब दो थे, इनका तो फिक्स था। हाइड्रोमेटलर्जिक रिडक्शन। कोई डाउट किसी को यहां तक?
ओ माय गॉड। अब इनमें ऑक्सीजन स्ट्रांगली बॉन्डेड थी, अगर याद हो तो, सल्फाइड और ऑक्सीजन के केस में, तो इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है। देखो इनकी सबसे ज्यादा है, इनकी फिर इधर आते थे कम। तो इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा है, तो आपको ऑक्सीजन हटाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए नहीं चाहिए? और अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, और वो सस्ता भी था। कार्बन ही लेंगे ना? नहीं आ रहा समझ में? इन दोनों का कार्बन नहीं करके एल्यूमिनियम करते हैं। अब मत पूछना क्यों करते हैं, क्योंकि बताएंगे। नहीं आया है? बताएंगे ना, रुको तो से। हर चीज सस्ते पे जाके रुक जाती है क्या? जब प्रॉफिट बोला करो आप, सस्ता वर्ड अलग हो जाता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट में सब चीजें कंसिडरेशन आ जाती है। सस्ता का तो मतलब अलग चीज हो गई। मान लो सस्ता चीज लेकर आ गए, और तुमने, जैसे मैं बताऊं आपको, आपको कहीं फंक्शन में खाना बनाना है, आपने सस्ता बना लिया। लो, तेल लिया ऐसा जो बेचारा कहीं से 4 बार यूज किया हुआ था हलवाई के पास, उसने कहा 10 रुपए में ले जा। 4 बार उसमें से पहले वो निकाल चुके थे। ठीक है, सर्दियों में निकाल रहा था पकौड़े, उसमें कीड़े भी निकल रहे थे, बचा हुआ था, वो दे दिया, ले सस्ता। पनीर था 20 दिन का सड़ा हुआ एकदम बासी, जिसमें तैर रहे थे कीड़े मकोड़े, सस्ता, वो लिया है। सब्जी लिया है, जमीन पे पड़े हुए टमाटर उठा लिए, साफ कर लिए, धो लिए, फ्री में मिल गए, सस्ता। ठीक है, कोई बेचारा आग ताप रहा था, वहीं जाकर के उससे कढ़ाई मांग ली, उसी में सब्जी बना ली, सस्ती, और जाके खिला दी इसको सिंदूरी को, ले सस्ता। वो सस्ता अलग हो जाता है। आप प्रॉफिट वर्ड बोलोगे तो सही होगा। क्या बोलेंगे? क्योंकि प्रॉफिट वर्ड अलग चीज हो जाती है। उसमें फिर सस्ता या महंगा नहीं देखा जाता, उसमें तो देखते बेटर क्वालिटी भी होगी तो भी तो प्रॉफिट अच्छा होगा। क्वालिटी अगर अच्छी दे रहे हो तो भी प्रॉफिट अच्छा होगा। पॉइंट को समझ रहे हो? इसलिए सस्ता वर्ड मत बोलना, प्रॉफिट वर्ड बोलेंगे, ठीक है? अब ये बताएंगे क्यों होता है इसके लिए। अब सेल्फ रिडक्शन, इस सीरीज में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है कि ज्यादा होती है, बताओ? कम वाले होती है, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए ना उनको। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो खुद ही ले जाओ। तो सेल्फ रिडक्शन, खुद ही ऑक्सीजन दे देते हैं, ये जैसे रहा। अब यहां समझने की कोशिश मत करना, ये सब मैं समझाऊंगा। लेड दो जगह, कार्बन और एक सेल्फ है। लो ग्रेड और होता है कार्बन रिडक्शन में, और हाई ग्रेड होता है सेल्फ रिडक्शन में। कॉपर के केस में भी बताया था मैंने, लो ग्रेड किस में होगा? हाइड्रो में। ये नोट कर लो, आपका पूरा रिडक्शन हो गया जितना भी था। फिर इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे। हो गया? पहला, कार्बन रिडक्शन कैसे करते हैं, अब देखो।
यहाँ पर देखो एक चीज लिख रही है, मेटल ऑक्साइड प्लस कोक पाउडर प्लस फ्लक्स, फिर हीट करेंगे तो मेटल प्लस लिख रहा है, CO2 प्लस लिख रहा है, स्लैग लिख रहा है। अब ये फ्लक्स क्या होता है ये मैं बताऊंगा, स्लैग क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है? सुन लो पहले अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन कैसे होती है पहले वो समझते हैं। जैसे कोई भी मेटल का ऑक्साइड आ गया ये, तो ये सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे। पहला डाउट यहां पर आपका क्लियर, कि कार्बन रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होता है? आपको लग रहा है ना कार्बन, लेकिन कार्बन नहीं, अकेला नहीं है, दोनों है। देख रहे हैं कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला आंसर क्लियर हो गया, कार्बन रिडक्शन मेथड में रिड्यूसिंग एजेंट जो है दोनों होते हैं, कार्बन भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी। फिर जब एलिंगम भैया आए थे, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा डिटेल समझते थे, तब उन्होंने समझाया कि 710 से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो तो फिर कार्बन को यूज करना, इनको बता के गए सिंदूरी को। 710 से कम हो अगर तो CO को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मान के करना, ठीक है? ये सारी कहानी वो भी बताएंगे क्यों बता के गए, तभी तो ऐसे ही बोल दिया मैंने बस। क्या बोला बताओ? कार्बन रिडक्शन में कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? दोनों 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 दोनों। 710 से ज्यादा पे कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? 710 से कम पे कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ, ऑक्साइड। क्लियर सबको? सिंपल है भाई। अच्छा ये क्यों होता है ये मैं बताऊंगा, कहाँ? एलिंगम। कहाँ बताऊंगा? एलिंगम। कहाँ बताऊंगा? एलिंगम। सिंपल है, फील ही नहीं आ रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम दूसरी, ये फ्लक्स का होता है, ये स्लैग का होता है। ध्यान सुनिए, और बाद में लिखो, क्या लिखते रहते हो, मुनीम बनोगे एक दिन। चुप बैठो सुनो। मान लीजिए हमारा सिंदूरी जो है जा रहा है सिंदूर लगा के, बढ़िया मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। अब का सिंदूर इसने कुछ ज्यादा ही लगा लिया, और उधर से निकल रहा था एक सांड, देखते होंगे साल लाल कलर देखते पगला जाता है। इसका सिंदूर देख लिया एकदम, सांड जो है गुस्से में आया, दौड़ धप मारा, बेचारा सिंदूरी ऐसे उड़ता हुआ छप्पाक से, गाय हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता है इसलिए ऑर्गेनिक पिज्जा समझ के गोबर खाया जाता है। आराम से गिरता बेचारा है, बहुत बुरी स्थिति में, लोटपोट हो गया बेचारा। अब क्या करे, शकल पे बिल्कुल गोबर चिपका हो। तो इसने की पॉइंट लगाया कि किसी को दिखाई तो दे नहीं रहा, चलते हैं घर पे ही। पहुंच गया रूम पे, सीधा बाथरूम में नहा धो के बाहर निकला। अब का वो गोबर जब जाते हैं थोड़ा बहुत तो चिपक गया ना फर्श पे, पॉइंट को समझे? अब गोबर चिपक गया है तो का गोबर को ऐसे हाथ से हटाएगा? सूख गया वो, नॉट पॉसिबल। झाड़ू से निकालो उस गोबर को अगर फर्श पे, तो वो भी नहीं होगा। अब क्या करेगा सुनना जरा, पानी डाल देगा ऐसे, पानी डालना पड़ा थोड़ा सा। अब इसने एक पानी ध्यान सुनना, पानी हट गया। अगर नॉर्मली अगर फर्श है और तुम लोग जो है वो ऐसे, मम्मी ने बढ़िया चमाचा फर्श अच्छे से कर दिया, और जाके आपने ग्लास लिया और पानी डाल दिया ऐसे, हाँ जो हाथ में उसे पिट जाओगे, क्योंकि वो गंदगी हो गई ना वो तो। फील कर पा रहे जो उन्होंने, अगर आप नॉर्मल फर्श पर डालते हो पानी को तो वो नॉर्मल फर्श के रेस्पेक्ट में गंदगी है, लेकिन फिर भी इसने डाला, इसको पता चप्पल पड़ चुकी 3 बार फिर भी किया इसने ऐसा। उसका रीजन सुनना आप, क्या किया इसने। पहले जो गंदगी थी वो ऐसी थी जो आसानी से रिमूव नहीं हो रही थी, इसलिए पानी डाला, पानी डालकर उसको ऐसे डिजोल्व किया झाड़ू से। झाड़ू से नहीं करते ऐसे, टिक 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 टिक, डिजोल्यूशन चल रहा है तो धीरे धीरे पानी में डिजोल्व होकर तीसरी इंप्योरिटी बन गई कीचड़ जैसी, और उसने वाइपर लिया और वाइपर से साफ कर दिया तुरंत, नीट एंड क्लीन, पता ही नहीं चला। वो तो उसमें से भी आ रही है। ये गंदगी हटाने की बात थी, बदबू हटाने की बात थोड़ी थी। और ये लॉजिक इसलिए भी फेल है कि वो गोबर में नहीं नहाया तब भी आ रही थी। इसके ये जब साबुन से नहाता है ना, साबुन सरवा जाता है, क्योंकि साबुन जो अगले नहाने जाता है साबुन में से बदबू आने लग जाती है। बात कर रहा है, इस लॉजिक से मेटलर्जी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेट्स कंटिन्यू, डोंट डिस्टर्ब मी। तो यहां पर आप
क्या हुआ, किसी और को आ रही बदबू है? ओके, यहाँ पर आप देखो ये गंदगी थी, वाइपर लिया साफ कर दी। इसका मतलब जो वाटर डाला इसने वो एक तरह की एडिशनल इम्प्योरिटी थी, जो अनवांटेड इम्प्योरिटी को हटाने के लिए यूज की गई थी, क्योंकि वो गोबर एक अनवांटेड इम्प्योरिटी थी। वो नहीं चाहता था कि इसके रूम में गोबर आ जाए, पर आ गया मजबूरी, क्योंकि गाय हमारी माता, हमको कुछ नहीं आता है और गोबर को ऑर्गेनिक पिज्जा समझ के खाया जाता है। इस चक्कर में आ गई। फील ले पा रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ देखो, अरे चुप चुप। तो फ्लक्स की जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई? एडिशनल सब्सटेंस है, पानी जो ऊपर से डाला, एडिशनल सब्सटेंस दैट आर यूज टू रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज। जो हमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए यूज किया जाएगा उसे फ्लक्स कहा जाएगा। फिजिक्स वाला नहीं है अपना फ्लक्स। टॉर्क निकाल रहे हो बैठ के, टॉर्क भी निकाल दो, देखो फटाफट। सर आप ना सर हाउ टू गेट बैन करना होगा सर, इसके आगे हाउ टू गेट लगा सकते हैं, हाउ टू गेट 300 आउट ऑफ 300 इन वन डे, इन वन डे। कंट्रोवर्सी कर रहा है स्टॉक का टाइम नहीं है सर। आप फाइव क्रिएट कर दो एनपी से, तो वो लोग अपने चैनल पे आप बोले आप लोग निकला, फिर बाद में दोनों फिलअप करके आगे बढ़े। फ्लक्स लिखा, डेफिनेशन लिखो ना, एडिशनल सब्सटेंस, एडिशनल फ्लक्स में लिखो एडिशनल सब्सटेंस that are used to removal of additional substance that are used to removal of unwanted impurities, that are used to removal of unwanted impurities। अब देखो, फ्लक्स डालते समय थोड़ी चालाकी रखनी पड़ती है। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक हो तो फ्लक्स बेसिक डालते हैं, और इम्प्योरिटी अगर बेसिक हो तो फ्लक्स, इसका मतलब दो टाइप का हो गया फ्लक्स, हाँ या ना? क्या फ्लक्स दो टाइप का हो गया? पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक।
हो गया। अब देखो स्लैग क्या होता है, फ्लक्स तो समझ में आ गया, स्लैग क्या है वो देखो। पहले तो इसका एक दूसरा नाम होता है सिंडर। फ्यूजिबल मास, फ्यूजिबल मास का मतलब होता है इजीली मोल्टन होने वाला मास, इजीली मेल्ट हो जाता है ये। इसकी सबसे खास बात क्या होती है पता है, इजीली मेल्ट होने वाला है, लो डेंसिटी है, और इमिसिबल विद मेटेलिक ओर है। एक बार ये बन गया तो दोबारा ये मेटेलिक ओर में मिक्स नहीं होगा। जैसे पानी के अंदर अपन ऑयल डालते हैं ना, पानी में ऑयल डालने पर क्या ऑयल मिक्स हो जाता है क्या? पानी में ऑयल डालने पर ऑयल मिक्स होता है क्या? ऑयल ऊपर होता है तो हम चाहे तो उस ऑयल को निकाल भी सकते हैं। तो इसी तरह से स्लैग बना, स्लैग के बनते क्या हुआ, मेटेलिक ओर के ऊपर आ गया, स्लैग को निकाल लिया, यानी इंप्योरिटी हट गई। नहीं आई समझ बात? तो इसलिए 3 पॉइंट पूछेगा, पहला स्लैग, दोस्त नाम दो सिंडर, फ्यूजिबल मास है कि नॉन फ्यूजिबल मास, लो मेल्टिंग पॉइंट है कि हाई, डेंसिटी हाई है कि लो, और इमिसिबल है या मिसेबल, नोट करके लिखो, ये सब स्लैग है। और एक तरह की इम्प्योरिटी है ये भी। हो गया, स्लैग समझ में आ गया। इमिसिबल विद मेटेलिक और लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा, स्लैग लिखो, इमिसिबल विद मेटेलिक और। अब यहां एक टर्म और आती है देखना, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। क्या आती है जल्दी बताओ, क्या आती है? अब सुनना मेरी बात, जैसे आप यहाँ क्या करो, रिडक्शन, रिडक्शन में कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर दोगे। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? आप रिडक्शन कर रहे हो तो इस रिडक्शन में कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर दोगे, तभी होगा। इसको छोड़ दो, देसी स्टाइल में समझते हैं। ठंड का मौसम तो है ही सही, चाय लेने जाते हैं अपन, याद करो। अब सपोज चाय वाला भैया जो है, डिस्पोजल ग्लास जो प्लास्टिक का आता है, वो नहीं जो आजकल चाय वाला होता है, प्लास्टिक वाला एकदम, वो दे दे। नहीं नहीं, बड़ा वाला जो ग्लास पानी पीते हैं जिसमें, उस वाले में डाल के दे दे, और पकड़ लो भैया, और आपने ऐसे पकड़ लिया तो समझ गए बात, हाथ जल जाएगा। वही चाय वाले भैया गरम गरम उबलती हुई चाय को उठा के थर्मस में डाल दें और आपको दे दे, थर्मस पकड़ लो, तो आपका हाथ जलेगा? फील आई कुछ? अंदर थर्मस में एक कोटिंग हो रही थी, वो कोटिंग उस हीट को बचा रही है। इन केस आप जब हीट कर रहे हो और आपने जिस फर्नेस में हीट किया, अगर उस फर्नेस का मेल्टिंग पॉइंट जो हीट आप दे रहे हो उससे कम है, तो आपका फर्नेस ही पिघल जाएगा पहले तो। नहीं आई ना मेरी बात? क्या बात समझ में आई? कि आप जिस फर्नेस, जैसे मैं बना देता हूं ऐसे डायग्राम, ये फर्नेस है, इसमें आपको इस ओर को हीट करना है। इस ओर को हीट करने पर आपको पता है यहाँ पर 500 800 या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना है। कितना देना है? और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 800, तो आप तो इसको 1000 दोगे, तो ये तो 1000 पे मेल्ट होगा, लेकिन ये तो 800 भी हो गया, तो पहले मेल्ट होके निकल लेगा।
और सिंदूरी भैया को फिर अमेरिका वाले वहीं बिठा देंगे लोटा लेके, बोला हिलना भी नहीं है अब। समझ बात को, जब तक पूरा 5 करोड़ नहीं तब तक। समझ बात को, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है फिर, रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है उनकी कोटिंग कर देते हैं अंदर, जैसे थर्मस। यार सिंपल लॉजिक बताओ ना, इससे ज्यादा क्या समझोगे। तो ये क्या हो गया, अब कोटिंग होगी ना, फील ही नहीं आ रही यार, क्या हुआ ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल कहलाते हैं। तो लिखो, रिफ्रैक्टिव मटेरियल लेते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस। हाई मेल्टिंग पॉइंट कंटेनिंग सब्सटेंस, एग्जांपल लिखो, SiO2, ठीक है। SiO2, MgO, BeO, FeO, ये सारे आपके रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स हो जाएंगे। आप एक चीज बताओ, आपने आर्सेनियस का नाम सुना है बचपन में? जो H+ देता है वो क्या होता है, एसिड। जो H- देता है वो क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड क्लोरिक एसिड, नाम सुना है? जो प्रोटॉन देता है वो, जो प्रोटॉन लेता है वो, लुईस, नाम सुना है? जो लोन पेयर देता है वो, जो लोन पेयर लेता है वो, सिंपल है। चौथा पढ़ेंगे आज, लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट। ये रहा वो साबुन जिससे बदबू आ रही थी। सिंदूरी कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के ले भी ले तो क्या कर लेगा, ऐसा मत सोचना बेटा, नहीं। लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि जो भी ऑक्साइड डोनर होते हैं वो कहलाते हैं आपके बेस, और जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होंगे वो कहलाएंगे एसिड। सिर्फ डेफिनेशन याद करनी, बाकी कुछ नहीं। एसिड बेस तो आपको पहले ही आते हैं। जबरदस्त बनाए तेरे नोट्स यार, ताली बजा बच्चे के लिए। देखो ऑक्सी एसिड के कितने शानदार नोट्स बनाए इसने, देखो सब याद हो गए इसको। नहीं बना रही है तो फिर भी अच्छा हुआ ना, सारे याद हो गए यार। सुनो, ये देखो CaO प्लस SiO2, ये दोनों रिएक्ट करके CaSiO3 बनेंगे। आपसे बोलेगा लक्स फ्लूइड एसिड कौन है और बेस कौन है, CaO में बताओ, और SiO2 में बताओ। इसको देखो आयनाइज कर सकते हो क्या, तो आयनाइज कैसे होगा, ये Ca+2 और SiO3 2- में, तो इसका मतलब इसने एक्सेप्ट किया या डोनेट किया, एक्सेप्ट किया, तो क्या हुआ SiO2, हाँ एसिड, और इसने क्या किया डोनेट, तो ये क्या हुआ बेस। नहीं आया ना समझ में, आप देसी में समझो। अपन ने नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ा था बॉन्डिंग में, उसमें क्या बोला था, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेस, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं एसिड। ठीक है, ये आपका कार्बन रिडक्शन भी समाप्त, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।